दरअसल MPCL कंपनी जो है ना, बहुत ही यानी हमसे बदला ले रही है, ऐसा लगता है। क्योंकि हमको जो है जब कभी भी बोला जाता है वो हमको थोड़ा सा निवाला खिला देते हैं और फिर सुराते रहते हैं और जुल्म करते हैं, पेनल्टी लगाते हैं, पावर घंटों भर बंद रखते हैं। गरीब के वहाँ अगर कनेक्शन कोई वजह से नहीं है तो उसकी वजह से जो है उनको 10-10, 20-20 हज़ार पेनल्टी लगा देते हैं और वो दौड़ते रहता है। और MD सूट किसका हो गया तो उसको 6 महीना 8 महीना दौड़ाते हैं, इतना ब्याज उसके ऊपर हो जाता है कि वो MD सूट फ़ौरन पढ़ देता तो डबल पैसा नहीं भरना पड़ता। मगर हम हर वक्त तो बोले आज वो ऐसा बोले हैं, अब KVH से आएगा, KVHA से आएगा तो इसकी वजह से MD सूट नहीं होगा, मगर पावर फैक्टर होगा ना भाई। ये जो है MERC जो है कानून जो बनाती है, महावितरण को जो फ़ायदा हो वही कराती है। और ये बोलते हैं कि यार महावितरण का जो रूल है उससे हम चलते हैं, तो इसलिए हम जो है इनको बार बार बोल रहे हैं। एक वक्त तो ऐसा आएगा कि हमको एहतजाजन रोड पे आना पड़ेगा। आज बोले कि यार सितंबर में हम ऐसी कमेटी बनाएंगे जो हर बात सुनेंगे और उसका सलूशन निकालेगी। ये प्रेम सिंह बहुत ठंडा आदमी है, एकदम मोहब्बत से बोलता है और चला जाता है। पुलिस स्टेशन में मीटिंग हो या कहीं पे भी हो, मगर ये सुधारना नहीं करते हैं। अब हम देखेंगे कानूनी तरीके से हम जो है अब लिख कर दे रहे हैं उनको और लिख कर मांग रहे हैं। हमारे मुजीब वकील साहब जो है नोडल ऑफिसर को भी 7 क्वेश्चन लिखे और उसको 15 दिन में मांगना था, वो अभी 1 महीना हो गया है, बोलते हैं कि हमको देना है। आज भी हम मांगे कि यार ये कब करेंगे बताइए, जो 354 जो है MD सूट का बाकी है, तो बोले यार हम धीरे धीरे करेंगे। अब 7 लोग का जो है सिर्फ सर्वे किए हुए हैं और बाकी लोग का अगर 2 महीना लगा देंगे, 2 महीने का ब्याज कौन देगा भाई? ब्याज के ऊपर ब्याज लगता है, 18% ब्याज पड़ता है। ये कंज्यूमर के साथ ना इंसाफ़ी है, ये रुकना चाहिए। और उसके बाद जो है साइजिंग की मीटिंग थी। साइजिंग के मामलात में जो नोटिसें बांट रहे हैं, हमारा ये सवाल था इनसे कि यार ये इचलकरंजी, भिवंडी और जगह साइजिंग है और जगह पावर लूम है, सिर्फ मालेगांव ही क्यों हमारे साथ ऐसा किया जा रहा है? हमने क्या गुनाह कर दिया है जिसकी वजह से बार बार हम हर नॉर्म से पूरा कर चुके हैं हर चीज़। पंकजा मुंडे साहिबा ने जब असम्बली में खड़े होकर बोला कि यार मालेगांव की जितनी साइजिंगें हैं उनके पास MPCB का कंसेंट है, परमिशन है, हर परमिशन से चल रही है। फिर ये कोई दूसरा क्वेश्चन लगाता है कि इलीगल क्या क्या चीज़ है। भाई आपके पास कंप्यूटर है, सब चीज़ ऑनलाइन है, देखिए उनके अंदर कि कौन सी साइजिंग इलीगल है, वहाँ रेड मार दीजिए। हम इलीगल काम नहीं करते हैं। इसके लिए जो है सोबताई और डॉक्टर दिनेश बच्चाओ साहब ने हमको बोला कि यार कॉर्पोरेशन के साथ बैठना है। उनको समझाया कि आपको साइजिंग से केयर पट्टी टैक्स से मिलता है, पावर लूम से मिलता है। इस शहर में एक ही सनत है, एक ही इंडस्ट्री है जो पूरे शहर पे डिपेंड है। अगर आप इनको ही निकाल देंगे, इनके ही पर एक्शन लेंगे तो कॉर्पोरेशन कंगाल हो जाएगी। और ये कब किए? 1936 में पहला पावर लूम मालेगांव शहर में आया था। 1958 में पहली साइजिंग लगी थी। आज 60-65 साल बाद आप हमसे मांगे कि ये चीज़ कहाँ है, तो हम 60 साल से कारोबार कर रहे हैं, हमारे को क्यों नहीं पूछा गया भाई? क्यों आज पूछा जा रहा है? क्यों आज ही क्यों है? यहाँ माइनॉरिटीज़ के लोग रहते हैं इसलिए, या यहाँ पर सिर्फ जो सेकुलर उम्मीदवार को वोट दे दिया तो क्या इसलिए हमसे बदला लिया जा रहा है? ये बात गलत है। इंसाफ करे तो महाराष्ट्र सरकार इचलकरंजी, भिवंडी, मालेगांव हर जगह इंसाफ करना चाहिए, ऐसा मेरा मुतालबा है। सॉल्यूशन निकल नहीं पाता, आप पर हमेशा ये ब्लेम होता है, खासकर MD शूटआउट को लेकर। अच्छा, मैं एक चीज़ आपको बताना चाहूँगा। सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि आज जो मीटिंग हुई थी 16 जुलाई 2025 को हमारी MSCDCL हेड ऑफिस में मीटिंग हुई थी, जहां पर ऑनरेबल MP मैडम ने मीटिंग ली थी और वहां पर डायरेक्टर ऑपरेशंस अवेलेबल थे। कुछ मुद्दे वहां रेज़ किए गए थे। आज जो मीटिंग हुई थी ये ऑनरेबल MP मैडम ने उसकी फॉलोअप मीटिंग की थी। क्या हमारे पॉइंट्स वहाँ डिस्कस हुए थे और क्या क्या उस पर हम काम कर चुके हैं और क्या काम हमने अभी आगे करने हैं। जो मुद्दे वहाँ रेज़ किए गए थे मैं आपको पहले वो बता रहा हूँ, हमने क्या काम किया उस पर मैं बताऊँगा।
एक मुद्दा वहाँ ये रेज़ किया गया था कि काफ़ी जगह पर वोल्टेज में कमी का कंप्लेंट किया गया था, जिसकी वजह से लोगों को दिक्कत आ रही थी प्रॉब्लम चलाने में या उनके बिल में ज़्यादा आ रहा था। तो MSEDCL डायरेक्टर साहब की तरफ से हमें डायरेक्शन दिया गया था कि हम जितने भी हमारे 11 kV के फीडर हैं उनके लास्ट एंड पे हम ट्रांसफार्मर पे वोल्टेज चेक करें, और चेक करने के बाद उनकी वोल्टेज क्या आई है उसका हमें रिपोर्ट देना था। हमारे यहाँ पर 79 हमारे यहाँ पर 11 kV फीडर हैं, सभी का हमने लास्ट एंड का जो ट्रांसफार्मर है उसके हमने वोल्टेज मेज़रमेंट करने के बाद उनको रिपोर्ट दिया है, नंबर 1। दूसरा ये कहा गया था कि कुछ आपके कहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर जो हैं वो ओवरलोडेड हैं, जिसकी वजह से हमें दिक्कत आ रही है। वो हमने ऑलरेडी सर्वे किया है। हमारे पास यहाँ पर 2666 डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर्स हैं। इन 2666 डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर्स में से 144 डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर्स ऐसे हैं जहाँ पर कंज्यूमर जिनको हमने कनेक्ट किया हुआ है उनका टोटल और ट्रांसफार्मर का जो लोड है उसके हिसाब से 144 में हमें लोड बढ़ाने की ज़रूरत है, और वो काम हम 31 मार्च तक कंप्लीट कर देंगे। आज तक हमने 271 ट्रांसफार्मर्स में डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर्स को हमने ऐड किया है, और 213 डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर्स में हमने कैपेसिटी बढ़ाया है, ऑगमेंटेशन हमने किया है। आज तक हम पावर ट्रांसफर सबस्टेशन या पावर ट्रांसफार्मर लेवल पर हमने 40 MVA का कैपेसिटी बढ़ाया है। पिछली मीटिंग जो 16 जुलाई को मुंबई में हुई थी MSEDCL ऑफिस में, उसके बाद से हमने साइने टेक्सटाइल और गोल्डन नगर यहाँ पर हमने 5-5 MVA का कैपेसिटी एडिशन किया, यानी कि टोटल 10 MVA का। आयशा नगर सबस्टेशन हमें लगाना है 2x10 यानी कि 20 MVA का, जो कि हम 31 जनवरी और मार्च के बीच में हम इसको लगाएंगे। एक कंस्टेंट हमें वहाँ पर है 220 kV सायने सबस्टेशन जो कि महापरेशन के अंडर है, वहाँ पर 25 MVA का कैपेसिटी एडिशन करने के लिए हमने रिक्वेस्ट किया है। कैपेसिटी एडिशन हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जब तक हम अपना फील्ड का और सबस्टेशन का काम करते हैं तब तक वहाँ पर कैपेसिटी एडिशन हो जाएगा, जिससे कि हम ये स्मूथली इसको कमीशन कर पाएंगे। सर सुनिए ना, एक अगर पहले मैं डिटेल इस तरीके से मतलब बताएंगे तो बहुत वक्त जाएगा, और वैसे भी मतलब 2 घंटा मीटिंग चली है। हम हर बार मीटिंग में मतलब आते हैं, हम देखते हैं कि 2 घंटा 2.5 घंटा 3 घंटा मीटिंगें चलती है, सोल्यूशन नहीं निकलता है। जो बुनकर्स यहाँ पर आते हैं, सरमायादार जो आते हैं, उनकी हर बार यही शिकायत रहती है कि वो अपने विषय तो रखते हैं लेकिन उसका सोल्यूशन नहीं हो पाता है। सोल्यूशन के लिए आप जो मतलब बता रहे हैं, जिस वक्त से कंपनी आई है तब से लेकर आज तक जो प्रॉब्लम शहर में हमने बताए थे कि आप ये करने वाले हैं, ऐसा कुछ भी कामकाज मतलब जो है तो इससे शहर मुतमईन नहीं है। मैं आपको जो आपने अभी बोला है, किसी भी कंज्यूमर की 2 टाइप की प्रॉब्लम हो सकती है, या तो उसको बिजली का कनेक्शन, या उसको बिजली का बिल, या फिर बिजली सप्लाई। ये 3 चीज़ें हैं मेन। मैं आपको ये जैसे बता रहा था, बिजली कनेक्शन की जहाँ तक बात है, हमने पिछले 5 सालों में 40 MVA का कैपेसिटी एडिशन किया है पावर ट्रांसफार्मर या सबस्टेशन लेवल पर। ट्रांसफार्मर लेवल पे या उसके नीचे जहाँ पे हमें कंज्यूमर को कनेक्शन देने की बात आती है, 271 हमने डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर ऐड किए हैं, 213 डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर की कैपेसिटी बढ़ाई है, जिसकी वजह से हम 19,000 कनेक्शन सिंगल फेज़ के दे पाए हैं पिछले 5 सालों में। 5 साल प्लस 31 जुलाई तक, और 3 फेज़ के हम 6,716 कनेक्शन दे पाए हैं, जिसमें कि पावर लूम के कनेक्शंस भी आते हैं 3 फेज़ में। बिल की जहाँ तक बात है, बिल की जहाँ पर भी किसी कंज्यूमर की पास्ट में कोई समस्या थी, वो समस्या आज की डेट में हम लगभग ख़त्म कर चुके हैं। आज जो समस्या रह गई है वो सिर्फ समस्या है कंज्यूमर के MD शूट की। MD शूट पे अभी डिटेल में चर्चा हुई थी MSEDCL ऑफिस में 16 जुलाई को, और अभी दोबारा से इसमें चर्चा हुई थी। जो भी MD शूट के केसेस हैं, 323 सिर्फ ऐसे कंज्यूमर्स हैं जिनकी MD शूट की प्रॉब्लम आज भी है, और MD शूट की वजह से उन्होंने पैसा जमा नहीं किया है। इन सब का डाटा एनालिसिस करने के बाद जहाँ पर इनको बेनिफिट दिया जा सकेगा हम बेनिफिट देंगे, और जहाँ बेनिफिट नहीं दिया जा सकेगा इनको कम्युनिकेट किया जाएगा। सर गलती से जो बिल लोगों को जाते हैं, जिनका बिल महीने का 1,000 आना चाहिए, उनको 20-20 हज़ार के बिल चले जाते हैं, और वो लोग फिर उस बिल को कंटिन्यू जो 1,000 का बिल रहता है उस पर लाने के लिए चक्कर मार मार के ये ऑफिस वो ऑफिस, ये अधिकारी वो कर्मचारी थक जाते हैं, और फिर उनका अगला बिल जब आता है तो वो 35,000 20,000 30,000 से प्लस हो जाता है। देखिए, पहली बात ये है, जो भी आप बता रहे हैं 1,000 से 35,000
1000 से 10,000 ऐसा नहीं है। एमडी शूट का जहाँ तक मामला है, अगर एमडी शूट आता है तो आपका बिल 2 से 3 गुना बढ़ता है। एमडी शूट के अलावा कोई ऐसा मसला नहीं है जहाँ पर बिजली का बिल बढ़ता है ऐसा, जैसा आप बता रहे हैं। सिर्फ एक एमडी शूट मसला है। एमडी शूट पर भी मैंने आपको बताया हमारा CMRI से मीटर रीडिंग होती है। वो CMRI को हम अपलोड करते हैं MSEDCL के बिलिंग सिस्टम में। एज़ पर DF एग्रीमेंट हमें बिलिंग MSEDCL के सिस्टम पर ही करनी है। वहाँ हम करते हैं जो भी आपका CMRI में डाटा आता है उसके बेस पर MERC गाइडलाइन के हिसाब से MSEDCL बिल बनाता है और वो बिल आपको दिया जाता है। जहाँ तक MD शूट की बात है, मैं आपको 2 चीज़ें बताना चाहूँगा। MD शूट पर हमने अवेयरनेस कैंपेन किया था कि MD शूट हो क्यों रहा है, क्योंकि MD शूट अगर हो रहा है हम बिजली के बिल को कम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हम बिल बना रहे हैं MSEDCL सिस्टम पर और MERC गाइडलाइन के हिसाब से। ज़रूरत ये थी कि हमें कंज्यूमर्स को MD शूट पर अवेयरनेस करना था। उस अवेयरनेस पे हमने कंज्यूमर के साथ मीटिंग की है कि MD शूट क्यों हो रहा है, क्या क्या उनको करेक्टिव एक्शन लेना चाहिए जिसकी वजह से MD शूट की प्रॉब्लम ना आए, उनको बिल में इस टाइप की पेनल्टी ना आए। ये हम करते हैं। ये ट्रांसफार्मर है, बहुत नीचे रहते हैं, बच्चे का हाथ लग जाता है, वहाँ वायर लटकते रहती है, ये सब सारी चीज़ों पे कब मेंटेन। एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ, जहाँ जहाँ पर भी इलेक्ट्रिकल नेटवर्क है इंक्लूडिंग आपका ट्रांसफार्मर जब भी लगता है यहाँ पर इलेक्ट्रिकल इंस्पेक्टर की तरफ से इंस्पेक्शन किया जाता है। जो भी हमारी रेगुलेशन होती हैं, सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी के रेगुलेशंस होते हैं, उसके तहत हमें इलेक्ट्रिकल इंस्पेक्टर नासिक में हैं, इनसे हमें इनको इंस्पेक्शन के लिए ऑफ़र देना पड़ता है, उनकी तरफ से क्लियरेंस आता है, तब जाके हम इसको चार्ज करते हैं, चालू करते हैं। तो इसका मतलब ये है कि जहाँ जहाँ पर हमने ट्रांसफार्मर को पास्ट में चार्ज किया था सभी जगह पर इलेक्ट्रिकल इंस्पेक्टर की क्लियरेंस थी। आज की डेट में आपका जो कहना है, जहाँ जहाँ पर ट्रांसफार्मर की हाइट कम हो गई है, ज़रूरी तरह से वहाँ पर सड़क की हाइट ऊंची हुई है, ये आप शायद आपने ऑब्ज़र्व किया होगा, सड़क की हाइट ऊंची हुई है। सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी में मैं 2 चीज़ें आपको बताऊंगा। सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी में एक चीज़ ये है कि जो इलेक्ट्रिकल नेटवर्क एक बारी लग गया, उसके बाद अगर उसमें उसके आसपास उसके तहत अगर कोई भी बदलाव आता है तो उसकी इंटीमेशन एक हमें आनी चाहिए, MSEDCL को या MPSL को, जो भी वहाँ पर बिजली डिस्ट्रीब्यूशन कर रहा है। दूसरी उसकी इंटीमेशन जानी चाहिए इलेक्ट्रिकल इंस्पेक्टर को। इस केस में हमें इंटीमेशन ये आती है कि हम इस जगह पर रोड लेवल रेस करने जा रहे हैं, सीमेंटिंग कर रहे हैं, कंक्रीटिंग कर रहे हैं, जिससे कि रोड लेवल बढ़ेगा। उसके तहत कॉरपोरेशन की तरफ से हमें एस्टीमेट मांगा जाता है, हम एस्टीमेट देते हैं। वो एस्टीमेट के तहत उनको वहाँ पे काम करना पड़ता है, जिससे कि ट्रांसफार्मर या पोल इनको वो उठाकर ऊपर लाएं, जिससे कि मान लीजिए आपका इसका सड़क का लेवल 6 इंच बढ़ रहा है, तो आपको ट्रांसफार्मर का लेवल या पोल का लेवल 6 इंच बढ़ाना पड़ेगा। तो ये मैं आपको एक किसकी जिम्मेदारी है? इन्हें आखिरी में तो ये हो जाता है कि वो सब पोल नीचे हो जाते हैं, डीपी नीचे हो जाती है। मैंने आपको बताया कि जिस टाइम पर ये लगाया गया था उस टाइम पर इलेक्ट्रिकल इंस्पेक्टर से क्लियरेंस लिया गया है, जो मानक थे। लेकिन अभी ये प्रॉब्लम है, तो इसको कैसे देखते? मैंने आपको ये बताया, आप इसको गौर कीजिए कि जब भी कोई भी बदलाव किया जाता है तो एक इंटीमेशन, जो भी बदलाव कर रहा है, जैसे इस केस में बदलाव हुआ कॉरपोरेशन की वजह से, तो इसका एक इंटीमेशन जाएगा डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी को और दूसरा इंटीमेशन जाएगा इलेक्ट्रिकल इंस्पेक्टर को। तो हमें इंटीमेशन आया था जिसके तहत हमने एस्टीमेट दिया था, बट उसके तहत वो पोल को रेज नहीं किया गया, जो कि कॉरपोरेशन की तरफ से होना था। सर आप इस पर कार्रवाई करेंगे? हम लोग इसमें कॉरपोरेशन से टेकअप कर रहे हैं कि जहाँ जहाँ पर रोड लेवल रेज हुआ है वहाँ पर पोल या ट्रांसफार्मर जो भी उनको रेज किया जाए, वो कॉरपोरेशन की तरफ से किया जाएगा। सर सेंट्रल में जो ऑफिस खोलने की बात कंज्यूमर को तकलीफ होती है, इतनी दूर जाने की, तो आप कब ऑफिस? मैं आपको बताऊं, पहले हमारा जो हेड ऑफिस स्क्वायर बिल्डिंग पर था, अभी वो वॉलफोर्ड कंपाउंड में शिफ्ट हुआ है। लगभग आधा 1 किलोमीटर मौसम पुल की तरफ हमने शिफ्ट किया है। कुछ परेशानी शायद कम होगी लोगों की। दूसरा मैं आपको ये बता दूं कि हमारे ऑलरेडी वर्धमान नगर और ओल्ड पावर हाउस में कंज्यूमर ग्रीवेंसेस को एड्रेस करने के लिए हमारे ऑफिसेज़ हैं। हमने एक चीज़ ये किया है कि ओल्ड पावर हाउस में हमारा एक कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजर, कस्टमर रिलेशनशिप ऑफिसर हमेशा बैठेगा, परमानेंटली बैठेगा। और दूसरा वहाँ पर 3 दिन हमारे कमर्शियल हेड जो हैं वो भी बैठेंगे, जिससे कि
कंज्यूमर की जो भी ग्रीवेंसेस हैं, समस्याएं हैं, वो वहाँ पे दे सकें और हमारे आदमी उसको दूर कर सकें। सर कुछ मामलात में ये भी देखने में आया है कि नए कनेक्शन के लिए लोग अप्लाई करते हैं, डॉक्यूमेंट लिया जाता है, किचन का फोटो लिया जाता है, मगर मीटर नहीं दिया जाता। कुछ दिन के बाद एक टीम आती है और वहाँ पर जो है रेड करने के बाद पेनल्टी जो है वो भरने के लिए उन लोगों को नोटिस दी जाती है। और बजाय मीटर देने के ये जो है आकर के जो है उन घरों पे जो है आकर के पेनल्टी करते हैं। कहाँ तक दुरुस्त है? अगर वो डॉक्यूमेंट आपको दे रहा है तब मीटर देना तो आपकी जिम्मेदारी है। अगर आपने मीटर नहीं दिया तब उस कस्टमर की क्या गलती है? क्योंकि बिजली तो उसका राइट है, उसका हक है। जंगल में पड़ा है वो तो उसका तो हक है ना। देखिए, जब भी कोई एप्लीकेंट न्यू कनेक्शन के लिए अप्लाई करता है, सबसे पहले उसको डॉक्यूमेंट देना ज़रूरी है। डॉक्यूमेंट में उसको ओनरशिप यानी कि 7/12 देना ज़रूरी है, और एक उसको जो उसकी यहाँ पे वायरिंग है जिसके लिए हम उसको कनेक्शन दे रहे हैं, एक वायरिंग सर्टिफिकेट उसका देना ज़रूरी है। इसके अलावा फॉर्म भरना या फोटोग्राफ, ये बड़ी नॉर्मल चीज़ें हैं। जहाँ कहीं पर भी कंज्यूमर की तरफ से ये डॉक्यूमेंट दिए जाते हैं वहाँ उसका कनेक्शन आगे प्रोसेस किया जाता है। जहाँ पर उसकी तरफ से डॉक्यूमेंट पूरे नहीं होते हैं उसको हमारी तरफ से एक SMS जाता है और इवन कॉल सेंटर की तरफ से कॉल जाता है कि आपके डॉक्यूमेंट में ये कमी है, इसको पूरा कीजिए। अब बात यह है कि जिन लोगों की तरफ से डॉक्यूमेंट पूरे हैं उनके यहाँ पर जो वायरिंग सर्टिफिकेट उसने दिया है और जो वायरिंग है ये कंप्लीट होनी चाहिए। जहाँ पर हम कनेक्शन नहीं दे पाते हैं वहाँ पर एक कारण ये हो सकता है कि आपकी तरफ से वायरिंग कंप्लीट नहीं है, कंज्यूमर की तरफ से वायरिंग कंप्लीट नहीं है। अगर वायरिंग कंप्लीट है हम कनेक्शन देंगे। दूसरा कारण ये है कि अगर उस प्रॉपर्टी पे, जिस प्रॉपर्टी पर आप कनेक्शन मांग रहे हैं, अगर उस प्रॉपर्टी पर पहले से कोई ड्यूज़ हैं तो उस ड्यूज़ को पे किए बिना उसको कनेक्शन नहीं दिया जा सकेगा। अब आपने जो बोला है कि उसके ऊपर विजिलेंस का बिल बन जाता है, विजिलेंस का बिल जहाँ कहीं पर भी बनता है, मैं आपको बताता हूँ कि अगर कंज्यूमर ने एप्लीकेशन दिया, हमारी तरफ से उसको डिमांड दिया जा चुका है और डिमांड देने के बाद भी अगर उसने पेमेंट नहीं किया है, उस केस में हमारा उसको SMS भी जाता है, उसको कॉल सेंटर से कॉल भी जाता है। अगर उसके बावजूद भी कंज्यूमर डिमांड पे करने नहीं आता है तो हमारी तरफ से विजिलेंस की इंस्पेक्शन भी होती है। मैं आपको एक चीज़ ये बता देता हूँ, मेरे पास 1318 ऐसे केस हैं जहाँ पर डिमांड दिया गया और कंज्यूमर ने पेमेंट नहीं किया। 1318 केस। सर कई जगह पर बाकायदा पैसा दिया गया, आप लोगों की दी हुई रिसिप्ट मौजूद है, उसके बाद भी पेनाल्टी मारी गई है। आप बोलिए तो मैं ऑफिस में ऐसे लोगों को आपको ला करके मिला दूँ। ऐसा अगर कोई भी केस है, ऐसा कोई भी अगर केस है, ये केस आप ला सकते हैं जहाँ पर हमारे एंड पर किसी वजह से कनेक्शन रुका हुआ है। नो मोर स्टेक।